पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं वापस आ गया हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि वीडियो बनाने में कुछ समय लग गया आपकी बार। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक स्लाइड बनाना पड़ता है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है जो मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं, एक एक चीज़ की प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा दोस्तों, मेरी मेहनत को सफल करिए। जैसा जिस तरह का प्यार आप मुझे दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। और मेरी इस मेहनत को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसी क्रम में आज मैं लेसन नंबर 16 लेके आया हूँ आपके सामने, पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में। और मैं हूँ पीयूष श्रीवास्तव। और आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और टेलीग्राम पे भी t.me/piyushsr के नाम से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच के क्रम में मैं आगे चल रहा हूं और धीमे धीमे आपको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच बताता चल रहा हूं। उसी क्रम में आज मैं वर्ब्स लेके आया हूं। और मुझे लगता है वर्ब्स जो है एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर में, व्याकरण में, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल आसानी से, शांत मन से और कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो पेशे खिदमत है आपके सामने वर्ब्स, लेसन नंबर 16, वर्ब हैज़ नेवर बीन सो ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं वर्ब्स और काइंड। तो पहले वर्ब और काइंड देखें, उससे पहले हम ये देख लें वर्ब्स होते क्या हैं। दोस्तों, वर्ब्स जो हैं वो वर्ड विच शोज एनी वर्क, ऐसा कोई भी शब्द जो काम दिखाए, कोई भी काम, कैसा भी काम, छोटा काम, बड़ा काम, अगर वो शब्द उस काम को प्रदर्शित कर रहा है तो वो शब्द वर्ब कहलाएगा। इतना बस दिमाग में गांठ बांध लीजिए। वर्ब के बड़े से बड़े सेंटेंस को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में, जटिल सेंटेंसेस में वर्ब को ढूंढ पाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने मन में यह बैठाना है कि ऐसा कोई भी शब्द जो हमें ये दिखाए कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, या कोई काम हो रहा है, ठीक, या कोई काम हुआ था। टेंसेस में भी बात कर लें अगर, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, रन। तो रन एक ऐसा वर्ड है जो काम दिखा रहा है। रन मतलब कोई तो दौड़ रहा है, तो रन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो काम दिखा रहा है, तो रन वर्ब हो गया। इसी तरह से राइट भी एक ऐसा शब्द है जो काम दिखा रहा है, कोई तो राइट कर रहा है, तो राइट वर्ब हो गया। इसी तरह से ड्रिंक भी एक ऐसा शब्द है जो ये दिखा रहा है कि कोई तो काम कर रहा है, तो वो वर्ब हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। अब आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में। दोस्तों, काइंड्स ऑफ वर्ब में बहुत सारे वर्ब्स मैंने पढ़े भी हैं, देखे भी हैं और पढ़ाता भी हूँ। उसमें दो तरीके के जो वर्ब्स होते हैं वो ज़्यादातर बहुत कॉमन मुझे दिखे। उसमें एक है ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांसिटिव का मतलब आप अगर सही मायने में देखें तो ऐसा जो कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ट्रांसमिट करता हो, ऐसा मानिए। ठीक, ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ता हो, बस इतना मान लीजिए। तो यानी ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे एग्जांपल देखिए, स्मिता बेक्ड अ केक। ठीक, अगर मैं इस सेंटेंस में सिर्फ लिखता है स्मिता बेक्ड, तो उसने बेक्ड तो कर दिया, लेकिन क्या किया ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। यानी जब तक अ केक हम नहीं लगाएंगे तब तक सेंटेंस की मीनिंग पूरी नहीं होगी। और अ केक क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे है मैं बता देता हूं। अगर आप क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट स्मिता बेक्ड, तो आंसर क्या आएगा? अ केक। तो अ केक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसा कोई वर्ब जो इस तरह से लिखा जाए किसी सेंटेंस में कि उसकी मीनिंग विदाउट सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो, तो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। यानी इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक छोटे से बच्चे को अपने पिता की, माता की ज़रूरत पड़ती है जीवन में बढ़ने के लिए, उसी तरह से इस वर्ब को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो इस वर्ब को आप संतान मान सकते हैं और ऑब्जेक्ट को माता पिता। संतान को माता पिता की जरूरत पड़ रही है। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब में। इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वर्ब जो है, ये जो संतान है, ये बड़ी हो गई है, अब इसे ऑब्जेक्ट यानी माता पिता की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए एग्जाम्पल, द बेबी वॉज क्राइंग। तो बेबी वॉज क्राइंग से ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। क्राइंग वर्ड को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। बच्चा रो रहा था, तो हम जानते हैं बच्चा रो रहा होगा, जरूर कोई बात रही होगी, अंडरस्टूड है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जो क्राइंग वर्ब है वो क्या है, वो इंट्रांसिटिव, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब ही सेंटेंस को कंप्लीट कर दे रहा है। यानी यहाँ पे वर्ब बड़ा हो गया है, वो ऐसी संतान है वर्ब जिसको अपने माता पिता की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर ट्रांसिटिव वर्ब में बेग्ड एक ऐसी संतान थी जिसको अ केक ऑब्जेक्ट था, उसमें अपने माता पिता की ज़रूरत थी, और इसमें क्राइंग में ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्लियर हुआ होगा। ट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, और इंट्रांसिटिव में ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखेंगे कि अब आता है कॉन्टिन्यूअस वर्ब। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब कह लें या टेंस कह लें, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव ये दोनों ही मैं एक साथ ले लेता हूं क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, ऐसा वर्ब लिखते हैं, ऐसा शब्द लिखते हैं जो एक्शन दिखाता है। वर्ब क्या है, ऐसा कोई शब्द जो काम दिखाए। तो ऐसा शब्द हम ढूंढेंगे, जैसे हमने ढूंढा रन। रन क्या कर रहा है, एक ऐसा शब्द है जो काम दिखा रहा है, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब हो जाएगा। जैसे राहुल इज रनिंग, जैसे मैंने एग्जांपल है राहुल इज वाटरिंग द प्लांट, तो वाटर क्या है, वर्ब, मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब हो गया। यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो कॉन्टिन्यूअस वर्ब हो जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रोग्रेसिव वर्ब में क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। कॉन्टिन्यूअस वर्ब में क्या किया था, वर्ब में जोड़ा था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए रीटा इज राइटिंग, तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इज लगा है और उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव वर्ब कह देंगे। तो इसमें डिफरेंस बहुत ही बारीक है। तो हम ग्रामर में कभी कभी ये भी कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव वर्ब एक ही है क्योंकि दोनों में ही वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो दोनों को एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आते हैं फ्रेजल वर्ब में। फ्रेज क्या होता है पहले समझिए। फ्रेज का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ड को 2-3 वर्ड्स के साथ जोड़ दें तो वो फ्रेज बन जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग वर्ड है, ठीक है, अकॉर्डिंग वर्ड है तो उसमें हम टू जोड़ दें, फ्रेज बन गया अकॉर्डिंग टू। यानी 1-2 वर्ड अगर हम किसी शब्द के साथ जोड़ दें तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, विथ सम मीनिंग, ठीक। तो देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होगा, जब हम वर्ब में कोई वर्ड ऐड कर दें, जैसे मैंने एग्जांपल में डेफिनेशन में लिखा भी है, वर्ड एडेड टू दी वर्ब। यानी एक वर्ब हम ले लेते हैं, जैसे हमने नीचे एग्जांपल में आस्क लिया है, आस्क एक वर्ब लिया हमने और उसमें हमने फॉर जोड़ दिया, तो आस्क फॉर हो गया। तो अब हर फ्रेजल वर्ब का एक मीनिंग होता है। जैसे आस्क फॉर की मीनिंग है क्या करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक। तो आस्क वर्ब लिया, उसके साथ एक प्रपोजिशन लगा दिया, ठीक है, तो आस्क फॉर, तो इसकी एक मीनिंग निकल गई रिक्वेस्ट। इसी तरह से एक और हमने वर्ब लिया ब्रिंग, उसमें एक प्रपोजिशन और जोड़ दिया अप, तो ब्रिंग अप का क्या मतलब है, रेज करना, ठीक, किसी चीज को पालना, ठीक, रेस करना, पालना। तो इसी तरह से जब हम वर्ब में वर्ड्स जोड़ते जाएंगे तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, और हर एक फ्रेजल वर्ब की एक मीनिंग होती है। अगर आप ग्रामर बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारी मीनिंग्स उसमें मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आया होगा। फ्रेजल का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ब में एक वर्ड या 2 वर्ड और जोड़ देंगे और उस पूरे वर्ब को हम एक पढ़ेंगे। जैसे आस्क फॉर एक वर्ड है, ठीक। चलिए
कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? देखिए कॉजेटिव वर्ब में लिखा है वर्ब विच मेक अदर्स डू वर्क, यानी इसमें हम ऐसा शब्द चुनेंगे जो शब्द वर्ब हो और वो वर्ब ये दिखाए कि हम काम किसी और से करा रहे हैं। काम किसी खुद नहीं कर रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे हैं, काम हम किसी और से करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, गेट, जीईटी गेट जो है वो एक पॉजिटिव वर्ब है। तो गेट क्या है? गेट शब्द ये दिखाता है कि काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से करवा रहा हूं। देखिए एग्जांपल में, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गेट का मतलब है मुझे ला के दो, मैं नहीं लूंगा, मुझे ला के दो। तो गेट क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह से मेक, MEKE मेक, तो उसका हमने पास्ट फॉर्म लिख दिया है मेड। तो मेड में भी देखिए मैंने मेड को ऐसा यूज किया है कि मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखवाया। आई मेड हिम टू राइट अ लेटर, मैंने उससे पत्र लिखवाया, मैंने नहीं लिखा। तो ऐसे कोई भी वर्ब या ऐसे कोई भी शब्द जो वर्ब हो और ये दिखाएं कि काम आपने नहीं किया बल्कि करवाया, तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी देखिए गेट में भी मैंने काम नहीं किया, मेड में भी मैंने काम नहीं किया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत वर्ब है, ठीक है, जिसको आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिव वर्ब क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी तक का सफर आपको मेरे वीडियो में क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप रिपीट करके सुनेंगे शांत मन से ईयरफोन पे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। देखिए हेल्पिंग वर्ब ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कहीं ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, जैसे दो नाम होते हैं ना किसी के भी, घर के और बाहर के, तो दोनों नाम तो अलग अलग होते हैं लेकिन व्यक्ति तो एक ही होता है। जो इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो मैंने नीचे लिखा है उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी और एक होता है मॉडल। ठीक, तो देखिए इसको ऑक्सिलरी की जगह प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी और मॉडल। ठीक, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं? डू, बी और हैव। देखिए डू को जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो तीन तरीके के सेंटेंस बनेंगे, क्वेश्चन, नेगेटिव और इम्फेटिक। क्वेश्चन में जैसे आपने डू से बनाया, डू यू नो मी, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव क्या बनाएंगे? आई डिडंट अंडरस्टैंड, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रखिएगा। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्योंकि नॉट लगा है। और इम्फेटिक में डू हेल्प हिम, आप हेल्प हिम भी लिख सकते थे, लेकिन हेल्प से पहले अगर आपने डू लगा दिया तो उस ये क्या हो गया? आप जोड़ दे रहे हैं कि उसकी मदद कर ही दो ना यार, कर दो उसकी मदद प्लीज, आप उसको जोड़ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जब आप डू को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो आप तीन ही सेंटेंस बना सकते हैं, चौथा सेंटेंस नहीं बनेगा, क्वेश्चन, नेगेटिव और इम्फेटिक। तो हमेशा नेक्स्ट टाइम जब डू का यूज करिएगा तो यही तीन सेंटेंस बनाइएगा। नेक्स्ट है बी। बी में ज्यादातर हम पैसिव का यूज करते हैं, जैसे ही विल बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जाएगी। ठीक, तो बी जो है यहां पे क्या है? बी को जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो पैसिव के सेंटेंस बनेंगे। इसी तरह से हैव को ये मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी बता रहा हूं आपको, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बता रहा हूं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। अब देखिए हैव को जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो तीन तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे पहला है पोजेशन, यानी हैव जो है हेल्पिंग वर्ब में की तरह यूज अगर किसी सेंटेंस में आप करेंगे तो आपको बताएगा पोजेशन कि ये चीज मेरी है। जैसे मैंने लिखा है आई हैव अ बैग, मेरे पास बैग है, तो बैग का पोजेशन बता रहा है। दूसरा बता रहा है रिलेशन, आई हैव अ ब्रदर, यानी हैव जो है वो रिलेशन भी बताता है। और तीसरा है हैव जो है वो क्वेश्चन भी बताता है, हैव यू सीन द मूवी, क्या तुमने पिक्चर देखी। तो उम्मीद है आपको डू को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो कैसे सेंटेंस बनेंगे ये क्लियर हुआ होगा, बी को करेंगे तो कैसे सेंटेंस बनेंगे, और हैव को करेंगे कैसे सेंटेंस बनेंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इस क्रम में और आगे चलते हैं। अब दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट होता है, मैंने बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स।
प्राइमरी में डू, बी, हैव, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और मॉडल्स में हम पहुंच गए हैं। मॉडल्स में सबसे पहले होता है कैन। तो दोस्तों, जब भी आप कैन से कोई सेंटेंस बनाएंगे तो कैन से आप इतने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पहले एबिलिटी का सेंटेंस बना सकते हैं, यानी ही कैन बैट वेल। ही कैन बैट वेल का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर कैन जो है वो क्षमता दिखाता है, किसी भी चीज़ की क्षमता। कैन को आप किसी भी नाउन के आगे रख दीजिए, वो उसकी क्षमता दिखाने लगेगा, उसका स्ट्रेंथ दिखाने लगेगा, उसकी कैपेसिटी दिखाने लगेगा। जैसे ही कैन बैट वेल का मतलब है कि उसके अंदर क्षमता है कि वो अच्छा बैटिंग कर सकता है। दूसरा है क्वेश्चन, कैन ही बैट वेल, क्या वो, तो कैन को हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले रख दिया तो क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कैन आई कम इन, तो कैन का यूज़ हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि कैन को जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो कौन से सेंटेंस बनेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुड। कुड को हम जनरली पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। पास्ट एबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गर्मी की छुट्टी में आपने अंग्रेजी सीखने के लिए सोचा और आप सीख भी गए, और उसके बाद जब आपका स्कूल खुला तो आपका जो अंग्रेजी आपने सीखी थी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो आप भूल गए। तो कुछ समय के लिए आपके अंदर एक एबिलिटी आई थी, लेकिन वो समय के साथ चली गई, तो उसे हम कहते हैं पास्ट एबिलिटी। यानी वो एबिलिटी, यानी वो क्षमता कुछ समय तक के लिए डेवलप हुई थी। जैसे हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हम अच्छे बैट्समैन हो गए थे गर्मी की छुट्टी में, लेकिन स्कूल खुल गया तो वो प्रैक्टिस ही छूट गई। तो हमारी क्षमता डेवलप तो हुई थी लेकिन फिर चली गई। तो पास्ट एबिलिटी में जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं ही कुड रीड 5 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग, यानी जब वो यंग था तो 5 भाषा बोल सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसकी प्रैक्टिस छूट गई, उसने भाषा बोलना बंद कर दिया। अब एक ही बोल पाता है, बाकी 5 नहीं बोल पाता। चलिए, दूसरा कुड को हम परमिशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड आई ड्रॉप यू ऑन माई बाइक, ये एक सजेशन आप किसी को दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं कि कुड आई ड्रॉप यू ऑन माई बाइक, यानी क्या मैं आपको, परमिशन भी है और सजेशन भी कह सकते हैं कि आपको मैं क्या अपनी बाइक पे छोड़ सकता हूँ। ये एक तरीके का परमिशन है। अगर आप परमिशन देंगी तो मैं आपको बैठा के छोड़ दूंगा, ठीक। या आप सुझाव है मेरा कि अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं। और तीसरा है रिक्वेस्ट, कुड यू पास दिस मैसेज टू हिम, क्या आप मेरा ये संदेश उनसे कह देंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुड क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से मे होता है। मे में बेसिकली पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि कोई चीज़ कितनी पॉसिबल है, संभावना। जैसे ही मे कम, तो मे में संभावना जो है वो आ सकता है, ऐसी संभावना है। परमिशन में हम सब जानते हैं, बचपन से क्लास में हम लोग ने कितनी बार बोला है मे आई कम इन, तो आप मे को परमिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक मॉडल्स में आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं माइट में। माइट प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी संभावना है। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि कहाँ मे यूज़ करें, कहाँ माइट यूज़ करें। जरूर आपके दिमाग में ये बात आई होगी। ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको लगती है तो आप मे यूज़ करेंगे, कम पॉसिबिलिटी लगती है तो आप माइट यूज़ करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो इट माइट रेन टुडे, तो पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, रेन होने की। इसी तरह से मस्ट का यूज जब आप हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो ये प्रोहिबिशन दिखाता है। प्रोहिबिशन का मतलब कि ऐसा नहीं करना है। यू मस्ट नॉट क्रॉस द रिवर एट एज इट इज इन स्पीड। स्पीड का मतलब कि अभी वो पानी से भरी हुई है, इस समय नदी को पार मत करो। प्रोहिबिशन है, निषेध है, आप करेंगे तो आप रिस्क में हैं। तो मस्ट का यूज आप प्रोहिबिशन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट का यूज हम प्रोबेबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि वो ऐसी भावनाएं जो आप सोचते हैं कि किसी को बताना ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है ये आप देखेंगे, आप डिसाइड करेंगे। आई मस्ट टेल यू ही इज़ जॉन इन रेड शर्ट, यानी आपने किसी को दूर से देखा और आपको लग रहा है कि वो जॉन है, और आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं तुम्हें बताऊं वो जो रेड शर्ट में है ना वो जॉन ही है, तुम देख लेना। तो मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए कि जो सामने रेड शर्ट में खड़ा है वो जॉन ही है। तो प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हम प्रोबेबल कर रहे हैं वो सही है, वो जॉन ही है। तो ये बताना उसको ज़रूरी है, इसलिए आप उसको बता रहे हैं। तो
उम्मीद है कि आपको अभी तक का जो भी कंटेंट है वो क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं शुड पे। शुड जो है वो एडवाइस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुड का हिंदी अगर आप देखें तो ऐसा आता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो वी शुड वॉश आवर हैंड, हमें अपने हाथ धोने चाहिए, ऐसा शुड में बोला जाता है। तो शुड को हम एडवाइस की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरह से एक और हेल्पिंग वर्ब आता है ऑट टू। ऑट टू को हम दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे एडवाइस में यू आर ऑट टू कंसल्ट डॉक्टर, यानी ये मेरा सलाह है कि तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ऑट टू ओबे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक रूल्स का सदैव पालन करना चाहिए। तो ऑट टू के साथ आप दो बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शुड में भी एडवाइस है, ऑट टू में भी एडवाइस है। तो आप सोचेंगे कौन सा कहां इस्तेमाल करें। किसी को भी कहीं भी इस्तेमाल करिए, इतनी कंफ्यूजन मत रखिए अपने दिमाग में, बिल्कुल सिंपल रखिए। ऑट टू इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ऑट टू इस्तेमाल करिए। शुड का इस्तेमाल करना है, शुड का इस्तेमाल करिए। शुड का इस्तेमाल बस इतना ध्यान रखिएगा, जहां ऐसा होना चाहिए वहीं पे करिएगा, और ऑट टू का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए वहां पे करना है। तो कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत सिंपल है। इसी तरह से शैल में आते हैं। शैल में हम सजेशंस के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे शैल आई कॉल दी डॉक्टर, ऐसा मेरा सुझाव है कि मुझे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, तो क्या मैं बुला लूं। इसी तरह से प्रॉमिस भी शैल से कर सकते हैं कि आई शैल रिटर्न इट टुमारो, यानी मैं इसको कल तक लौटा दूंगा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो शैल को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह सजेशन और प्रॉमिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, शैल ये क्लियर हुआ होगा। और मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, इसको इस वीडियो में मत रहने दीजिए, आज से स्टार्ट करिए बोलना, लिखना स्टार्ट करिए, बोलना स्टार्ट करिए, तो ही ये आपके जीवन में स्पेशल से कॉमन बनेगा। और अब आखिरी में एक और दो वर्ब्स हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे है रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। ये सब बहुत सारे वर्ब्स ऐसे आते हैं कि लोगों को लगता है कि हम क्या करें, ये वर्ब्स हैं, रेगुलर है, इर्रेगुलर है, ये क्या, ये सब कहां से आ रहा है। तो मैं आपको समझाऊं। रेगुलर वर्ब्स हैव देयर पास्ट टेंसेस सेम एज देयर प्रेजेंट टेंस। देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ड्रेस, तो ड्रेस जो है ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल क्या है, ड्रेस। अगर ओरिजिनल फॉर्म से ही सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन रही है, देखिए ड्रेस्ड, 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 इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, यानी सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं है। किससे, ओरिजिनल फॉर्म से, यानी पहले वाले से। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स बोलेंगे, यानी जो सेकेंड फॉर्म वर्ब की और थर्ड फॉर्म पहले फॉर्म से ही बन जाए उसे हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब्स कहता है हैव देयर पास्ट टेंस नॉट एज सेम एज द प्रेजेंट टेंस। लेकिन ऐसे वर्ब्स जिनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फर्स्ट वाले से बदल जाए, जैसे देखिए कम और पास्ट क्या हो गया, केम। तो कम, केम, कम, यानी पहले की तरह दूसरा वाला नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म से अगर सेकेंड फॉर्म बदल जाती है तो उसे हम इर्रेगुलर फॉर्म कहते हैं, यानी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से अलग हो गया पास्ट में, तो उसे हम इर्रेगुलर फॉर्म कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वर्ब्स क्लियर हुए होंगे। वर्ब्स एक ऐसा शब्द जो काम दिखाता है, यही दिमाग में रखिएगा। और मैं जानता हूं कि आप अगर इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जब तक मैं नई वीडियो लेके नहीं आता हूं तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिए। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, आपका सेवक पीयूष श्रीवास्तव। धन्यवाद।